सिर्फ 2 घंटों के अंदर मुंबई में 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 257 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हुए और पूरा शहर खौफ में डूब गया। लेकिन उस दिन सिर्फ मुंबई ही नहीं बदला था, उस दिन एक और चीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड की, एक ऐसा अंडरवर्ल्ड जिसके एक फोन कॉल पर लोगों की मौत का फैसला हो जाता था। एक ऐसा एम्पायर जहां बिजनेसमैन से लेकर बॉलीवुड तक हर कोई खौफ में जीता था। और इस एम्पायर का सबसे बड़ा चेहरा था दाऊद इब्राहिम। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कुछ ही सालों बाद ये पूरा एम्पायर बिखरने वाला है। लेकिन सवाल है, इतना पावरफुल अंडरवर्ल्ड गिरा कैसे? क्या पुलिस एनकाउंटर्स ने इसे खत्म किया या फिर गवर्नमेंट ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने बिना एक भी गोली चलाए इस एम्पायर की कमर तोड़ दी? इसका जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत तक जाना होगा, जहां मुंबई में सिर्फ अंडरवर्ल्ड का राइज नहीं बल्कि उसके एंड की बुनियाद भी रखी जा चुकी थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत दाऊद इब्राहिम से नहीं होती बल्कि उस मुंबई से होती है जहां लाखों लोग सिर्फ एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आ रहे थे। आजादी के बाद मुंबई तेजी से बढ़ रहा था। टेक्सटाइल मिल्स, पोर्ट्स और फैक्ट्रियों में काम मिलने की उम्मीद लेकर हर साल हजारों लोग यहां पहुंचते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों की संख्या बढ़ रही थी जबकि जॉब्स और रहने की जगह बहुत कम थी। देखते ही देखते झुग्गियां बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी और इसी के साथ बढ़ने लगा क्राइम। लेकिन सिर्फ गरीबी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को जन्म नहीं दिया, इसके पीछे गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज भी थीं जिन्होंने अनजाने में क्रिमिनल्स के लिए अरबों रुपए कमाने का रास्ता खोल दिया। उस दौर में गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी घड़ियां और कई इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर इतना हाई टैक्स था कि आम आदमी के लिए उन्हें लीगली खरीदना लगभग नामुमकिन था। और जहां किसी चीज की डिमांड हो लेकिन लीगल सप्लाई ना हो, वहां ब्लैक मार्केट अपने आप पैदा हो जाती है। यहीं से स्मगलिंग का खेल शुरू हुआ और इसी खेल ने मुंबई को उसका पहला बड़ा डॉन दिया, हाजी मस्तान। लेकिन हाजी मस्तान अकेला नहीं था। बहुत जल्द मुंबई में 2 और नाम उभरने वाले थे। हाजी मस्तान ने सिर्फ स्मगलिंग नहीं की, उसने मुंबई में एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। डॉक्स से आने वाला गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पहले उसके वेयर हाउस पहुंचते थे और फिर पूरे शहर में सप्लाई किए जाते थे। देखते ही देखते हाजी मस्तान मुंबई का सबसे बड़ा स्मगलर बन चुका था। लेकिन मुंबई पर सिर्फ उसी का राज नहीं था। एक तरफ था पठान गैंग का सरदार करीम लाला, तो दूसरी तरफ वरदराजन मुदलियार, जिसे लोग वर्दा भाई के नाम से जानते थे। करीम लाला का कंट्रोल था एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और इलीगल लिकर बिजनेस पर। वहीं वर्दा भाई ने मटका गैम्बलिंग, लेबर यूनियंस और प्रोटेक्शन रैकेट के दम पर अपनी अलग पहचान बना ली थी। दिलचस्प बात ये थी कि उस दौर में ये तीनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन नहीं थे। मुंबई को लेकर लड़ने की बजाय इन्होंने शहर को आपस में बांट लिया। हर डॉन का अपना इलाका था, अपने नियम थे और अपनी कमाई। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया वैसे वैसे अंडरवर्ल्ड की पहुंच भी बढ़ती गई। बिल्डर्स, बड़े बिजनेसमैन और यहाँ तक कि बॉलीवुड भी धीरे धीरे इनके असर में आने लगा। सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर मुंबई में एक ऐसे लड़के की एंट्री हुई जिसने सिर्फ अंडरवर्ल्ड के नियम ही नहीं, पूरा खेल बदल दिया। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। 1980 का दशक, मुंबई अंडरवर्ल्ड बदल रहा था। हाजी मस्तान का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। वर्दा भाई की पकड़ भी कमजोर पड़ने लगी और इसी बीच डोंगरी की गलियों से एक नया नाम उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जिसने सिर्फ गैंग नहीं बनाई बल्कि अंडरवर्ल्ड चलाने का पूरा तरीका ही बदल दिया। अपने भाई साबिर इब्राहिम के साथ मिलकर उसने बनाई डी कंपनी, जहां दूसरे गैंग सिर्फ मुंबई तक सीमित थे। वहीं दाऊद एक कॉर्पोरेट की तरह सोच रहा था। उसका नेटवर्क, उसके मुखबिर और उसके कनेक्शंस हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। लेकिन जितनी तेजी से दाऊद ऊपर जा रहा था उतने ही दुश्मन भी बन रहे थे। फिर आया वो दिन जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे खूनी दौर शुरू कर दिया। 12 फरवरी 1981 पठान गैंग ने मनिया सुरवे के साथ मिलकर दाऊद के बड़े भाई साबिर इब्राहिम की हत्या कर दी। साबिर की मौत के बाद दाऊद बदल चुका था। अब उसका सिर्फ एक मकसद था, बदला। और इस बदले ने मुंबई को ऐसी गैंग वॉर में धकेल दिया जहां हर हफ्ते गोलियां चलती थीं और लाशें गिरती थीं। लेकिन इस गैंग वॉर का सबसे बड़ा फायदा किसी गैंग को नहीं बल्कि मुंबई पुलिस को मिलने वाला था। फिर आया 12 मार्च 1993, एक ऐसा दिन जिसने सिर्फ मुंबई नहीं पूरे भारत को हिला दिया। डी कंपनी ने पाकिस्तान की ISI और टाइगर मेमन जैसे लोगों के साथ मिलकर मुंबई में 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवा दी। 257 लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन इस बार दाऊद से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था बल्कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। यहीं से गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब अंडरवर्ल्ड को सिर्फ रोकना नहीं, खत्म करना है।
है। मुंबई पुलिस को खुलकर कार्रवाई करने की छूट मिली और क्राइम ब्रांच ने बनाई एक स्पेशल टीम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स की। दया नायक, विजय सालस्कर, प्रदीप शर्मा जैसे ऑफिसर्स ने एक एक करके अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक शूटर्स को ढेर करना शुरू कर दिया। जो गैंगस्टर्स कभी खुलेआम मुंबई की सड़कों पर घूमते थे, अब वही अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। कई मारे गए, कई देश छोड़कर फरार हो गए और पहली बार अंडरवर्ल्ड के अंदर डर पैदा हो चुका था। लेकिन सिर्फ एनकाउंटर्स से इतना बड़ा एम्पायर खत्म नहीं हो सकता था। असली झटका अभी बाकी था। असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूकें नहीं बल्कि उसका पैसा था, और इसी पैसे पर गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा वार किया। 1991 में भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स लागू किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन रिफॉर्म्स के बाद जिन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की पहले स्मगलिंग होती थी, वही अब लीगल मार्केट में मिलने लगे। गोल्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या लग्जरी प्रोडक्ट्स, धीरे धीरे उनका इलीगल बिजनेस खत्म होने लगा। यानी जिस स्मगलिंग ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को खड़ा किया था, वही उसका सबसे बड़ा इनकम सोर्स भी था। और जब वही इनकम खत्म हुई तो पूरे एम्पायर की नींव हिलने लगी। इसी दौरान MCOCA जैसे सख्त कानून लागू हुए, गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी सीज होने लगी और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। एक तरफ पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही थी, दूसरी तरफ गवर्नमेंट उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ रही थी। नतीजा, अब्बू सलेम गिरफ्तार हुआ, छोटा राजन जेल पहुंचा, अरुण गवली सलाखों के पीछे चला गया और डी कंपनी का पूरा नेटवर्क बिखरने लगा। आज भी दाऊद इब्राहिम फरार है, लेकिन वो खौफ जिसने कभी मुंबई को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, अब इतिहास बन चुका है। मुंबई अंडरवर्ल्ड का अंत सिर्फ गोलियों से नहीं हुआ, बल्कि स्ट्रॉन्ग लॉज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लगातार पुलिस एक्शन ने मिलकर उस एम्पायर को खत्म किया जिसे कभी अजेय माना जाता था।